गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है डाइन्स एंड एल्काइंस। उसमें हमारा फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है बेसिक इंट्रोडक्शन या आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम कह सकते हैं, और साथ में जो हम बात कर रहे हैं और उसका जो हमारे पास की डाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स लाइक आइसोलेटेड डाइन्स एंड कंजुगेटेड डाइन्स और क्यूमुलेंस या क्यूमुलेटेड डाइन्स एंड हम कह सकते हैं एलीन्स। जो हमारे पास 3 टाइप्स के जो डाइन्स सिस्टम है हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। सो जो हमें बेसिक इसमें पढ़ना है, हमारा जो बेसिक मोइटी रहेगी 1,3-ब्यूटाडाइन की हमारे पास इसमें बेसिक मोइटी रहेगी। और हम कह सकते हैं कि जो डाइन सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं और एलिफेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 1,3-ब्यूटाडाइन्स का। ओके, क्योंकि सबसे बेसिक वही है, उससे कोई लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम कोई भी सिस्टम हमारे पास ऐसा नहीं होगा जिसमें डाइन्स मीन्स 2 डबल बॉन्ड्स हो एट अल्टरनेट पोजीशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें। सो जो हमारा ये टॉपिक है हम कह सकते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स और स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन्स। सो जो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, सो हमारा जो आज का टॉपिक वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन्स। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है 1,3-ब्यूटाडाइन्स का। अगर मैं एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की बात करूं, सो जो मैंने एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए जब हमने एल्कीन चैप्टर को स्टडी किया था, सो उसमें मैंने बात की थी एल्कीन की स्टेबिलिटी में हमने बात की थी कि जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हमने बात की थी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे हमने उसकी जो स्टेबिलिटी है डाइन्स की उसको कोरिलेट किया था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स है या जो आइसोलेटेड डाइन्स है, आइसोलेटेड डाइन्स या जो हम एल्कीन्स की बात करें, मीन्स ऑलमोस्ट सभी एल्कीन्स की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो सेम है, अगर उसके पास जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो सेम है, उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। और अगर मेरे पास कहीं पे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट, तो उस हिसाब से जो उसकी आइसोलेटेड जो एल्कीन्स है और उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। और अगर मेरे पास किसी सिस्टम में जैसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और जो मेरे पास ये 2 डिफरेंट सिस्टम है, ओके, इसके लिए जो कुछ वैल्यू होगी, सपोज करो इसके लिए वैल्यू होगी यहाँ पे x और इसके लिए वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों सेम सिस्टम है x, तो वो क्या हो जाएगी x प्लस x 2x। x यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा x किलोजूल पर मोल। डेल्टा S से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की यहाँ पे बात करता हूँ, सो जैसे मेरे पास अगर कोई इस टाइप का सिस्टम है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम अगर मेरे पास है, ये क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम हो गया। ये क्या हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड। और डाई सब्स्टिट्यूटेड में एक और हो सकता है हमारे पास, मीन्स जो मेरे पास सिंपल एल्कीन मॉलिक्यूल है, एल्कीन इथाइलिन की या अगर मैं बात करता हूँ वो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मोनो सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक हाइड्रोजन को रिप्लेस R ग्रुप से किया है। ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड मीन्स यह दोनों हाइड्रोजन को एक टर्मिनल एंड से मैं उनको R से रिप्लेस कर लूँ या दोनों साइड एक एक से रिप्लेस कर सकता हूँ। और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा हमारे पास, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, R2C डबल बॉन्ड CHR। ये हमारे पास क्या गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ, दिस वन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दिस वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस वन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम। इनके लिए जो हमारे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू रहेगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए जैसे हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू होती है वो होती है 125.4 किलोजूल पर मोल। डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए होती है हमारे पास 117.1 किलोजूल पर मोल। और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए होती है 112.9 किलोजूल
पर मोल। ओके, अब मेरे पास कोई डाइन सिस्टम है और उसमें जो है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, सो मैं इनकी वैल्यू को कंबाइन करके वहाँ पे कंबाइन करके मैं उसकी जो थ्योरेटिकली वैल्यू है उसको मैं वहाँ पे निकाल सकता हूँ। सपोज करो जैसे मेरे पास एक सिस्टम है 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 पेंटाडाइन क्या होगा, CH2 CH और यहाँ पे क्या होगा CH CH CH3। ये क्या होगा 1,3 पेंटाडाइन, 1 2 3 4 5। इसकी मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ। हाइड्रोजनेशन के लिए हम निकल प्लेटिनम जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हम उनकी यूज करते हैं। सो हाइड्रोजन के साथ मैंने निकल यूज किया। हाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि जो इसके डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एन पेंटेन में, क्योंकि 1,3 पेंटाडाइन सिस्टम है। 1,3 पेंटाडाइन है, सो एक इसमें कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 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 CH3। ओके, इसके लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आई है, फाउंड हुई है, वो है हमारे पास -226.2 किलो जूल पर मोल। ओके, और जो हमने कैलकुलेट की है, कैलकुलेट कैसे करनी है आपको, आपके पास एक डबल बॉन्ड ये हो गया। ओके, और जो यहाँ पे ये है इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया ये डबल बॉन्ड। ये कितनी होगी 125.4। ओके, प्लस माइनस और एक ये हो गया, इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, एक तो इस साइड से सब्स्टिट्यूटेड हो गया और एक इस साइड से सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड की होगी -117.1 किलो जूल पर मोल। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -242.5 किलो जूल पर मोल। ओके, एक मेरे पास दूसरा सिस्टम है, ये तो क्या था 1,3 पेंटाडाइन। एक मेरे पास है 1,4 पेंटाडाइन। 1,4 पेंटाडाइन मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, दिस वन इज 1,4 पेंटाडाइन। एक तो मीन्स मैंने कंजुगेशन वाला यहाँ पे कंजुगेटेड डाइन सिस्टम कंसीडर किया, और एक मैंने क्या कंसीडर किया, आइसोलेटेड में क्या है कि जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आपको वहाँ पे मिलेगा। इसकी मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ निकल की प्रेजेंस में, सेम एन पेंटेन मिलेगा, CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया एन पेंटेन। जो यहाँ पे डेल्टा H फाउंड हुई वो कितनी है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने मिली है, वो है मेरे पास -254.2 किलो जूल पर मोल। और जो कैलकुलेटेड है वो, कैलकुलेटेड को आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, वो मेरे पास आएगी, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए वैल्यू कितनी है 125 मीन्स 250 के अराउंड होगी, वो होगी मेरे पास -250.8 किलो जूल पर मोल। ओके, सो मेरे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यूज है, ये मेरे पास क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है। दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल, दिस वन इज कैलकुलेटेड एंड दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल एंड दिस वन इज कैलकुलेटेड। सो मुझे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी की बात करने की, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है। आपने अगर नोटिस किया हो कि दोनों मॉलिक्यूल्स ने आफ्टर हाइड्रोजनेशन किया, इसने भी एन पेंटेन दिया है मुझे, और जो ये मॉलिक्यूल था 1,5 पेंटाडाइन, इसने भी क्या दिया मुझे, एन पेंटेन दिया है। ओके, बोथ मॉलिक्यूल मुझे सेम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एन पेंटेन, और दिस वन इज आल्सो एन पेंटेन। बट अगर मैं बात करूं जो मेरे पास 1,3 पेंटाडाइन है और ये जो सिस्टम है 1,3 पेंटाडाइन के लिए अगर मैं बात करता हूं, पेंटाडाइन के लिए कितनी एनर्जी है 226.2, ये माइनस में है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये होगी
254.2, ये होगी 064, 14 माइनस 6, ये होगी यहाँ पे 8, और इधर 4 में से 2 गए 2, इस तरह से होगा माइनस प्लस, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से हम उसको माइनस कर रहे हैं, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस। सो मैं कह सकता हूँ जो 1,3 पेंटाडाइन का सिस्टम है वो 28 किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1,5 पेंटाडाइन सिस्टम की। अगर मैं बात करूँ, ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम, बिकॉज इस सिस्टम में क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है एक दूसरे के साथ, बट यहाँ पे कोई भी कंजुगेशन नहीं है, देयर इज नो कंजुगेशन। जो मेरे पास 1,3 पेंटाडाइन सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे उसकी एनर्जी क्या कम है। इससे यहाँ पे एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि जो पेंटाडाइन सिस्टम है, जो कंजुगेटेड सिस्टम है, उसकी एनर्जी कम है। अगर आप देखते हो -220.6 और -254 ये इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है, सो ये मॉलिक्यूल का मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी इतनी है और इसकी एनर्जी 250 है। सो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है 1,3 पेंटाडाइन वो क्या है, मोर स्टेबलाइज है। जो मेरे पास 1,3 पेंटाडाइन सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू 1,5 पेंटाडाइन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे हमें क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल क्या दे रहे हैं हमें, वहाँ पे n पेंटेन मॉलिक्यूल दे रहे हैं। सो इस स्टडी से यहाँ पे क्या क्लियर होता है कि जो हमारे पास डाइन, जो कंजुगेटेड डाइन सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, या आइसोलेटेड जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू जो हम कंजुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो आपने देखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से आपने चेक किया कि जो 1,3 पेंटाडाइन सिस्टम इज मोर स्टेबलाइज विद 28 किलो जूल पर मोल एनर्जी देन 1,5 पेंटाडाइन सिस्टम, क्योंकि इसकी जो इंटरनल एनर्जी वो कम है 1,3 पेंटाडाइन की, और 1,5 पेंटाडाइन की इंटरनल एनर्जी क्या वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए जो 1,3 पेंटाडाइन सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू 1,5 पेंटाडाइन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ। और जो हमारे पास एक तो हमने बात की कि हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे बात की कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कैसे एनर्जी के बेसिस पे हम कैसे उसकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसका कंजुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस थ्योरी की हम बात करेंगे। फर्स्ट तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कि उसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और सेकंड हम बात करेंगे रेजोनेंस थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे हम फर्दर जो हमारे पास डाइन सिस्टम है उनकी स्टेबिलिटी को हम प्रेडिक्ट करेंगे। और जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइंस, मीन्स हमें 1,3 ब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लोर करना है, और स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ हमें उसकी स्टेबिलिटी को भी वहाँ पे डिस्कस करना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम्स की हम यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वहाँ पे रहेगा हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कि हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमारे पास डाइन सिस्टम है हम उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर क्या ये है, ये कार्बन कैसा है, sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड जनरली होता क्या है कि जब अनहाइब्रिडाइज जो pz ऑर्बिटल होती है हमारे पास, उसमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो उस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। इसको मैं स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूँ,
ओके, अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम की हमने जैसे बात की, हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास जो जितने भी कार्बन आइटम हैं 1,3-ब्यूटाडाइन में, सभी क्या sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन आइटम इन 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम इज sp2 हाइब्रिडाइज, सभी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। और सभी कार्बन आइटम क्या कर रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जो मेरे पास ये कार्बन आइटम है, एक तो ये क्या कर रहा है, कार्बन की sp2, ये बॉन्डिंग क्या है, कार्बन की sp2 और सिग्मा हाइड्रोजन की क्या है, s ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जो CH के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पे हमारे पास वो क्या है, sp2 और s ऑर्बिटल में है। सेम यहाँ पे sp2 s ऑर्बिटल में है। और जो थर्ड ऑर्बिटल है हमारे पास वो क्या कर रही है, sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये तो इस कार्बन सेंटर की होगी बात। हर एक कार्बन क्या कर रहा है, सेम ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में, और थर्ड बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, वो क्या है, sp2s। ये कार्बन के ऑर्बिटल है और ये क्या, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है। सेम ये जिनकी मैं बात करता हूँ, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, मीन्स C1 C2 C3 और ये क्या है, C4 है। अब जो हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में होता है, वो जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड जो pz ऑर्बिटल होती है, जब उसके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे इस साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। साइड वाइज ओवरलैपिंग गिव्स पाई बॉन्ड, कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास वहां पे क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। सो जो C1 C2 के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के बीच में वो ओवरलैप हो रही है, और C3 C4 के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ओवरलैप हो रही है। लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि वो C1 C2 और C3 C4 के बीच में, वो C2 C3 के बीच में भी हो सकती है। मीन्स C2 C3 भी क्या कर सकते हैं, आपस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप कर सकती हैं, ऑर्बिटल भी। अगर ये ऑर्बिटल भी ओवरलैप करती है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। या मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जो मेरे पास ये सिस्टम है, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी कार्बन आइटम पे क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। वो सभी कार्बन आइटम पे क्या है, कंजुगेशन में है। कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी कार्बन आइटम पे क्या है, कंजुगेशन में है। सो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी कार्बन आइटम पे एक लिमिटेड एक्सटेंट में मूव कर रही है। और जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम में, वो क्या सिर्फ वो इसी वजह से है, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज नहीं होते, वो डीलोकलाइजेशन होते हैं। दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन और ऑल द कार्बन आइटम C1 C2 C3 C4, की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी कार्बन आइटम पे वहाँ पे क्या कर रही है, डीलोकलाइज कर रही है। ये तो क्या हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। और अगर मैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता हूँ, जैसे मेरे पास 1,5 पेंटाडाइन था, सो दिस वन इज द 1,3-ब्यूटाडाइन की मैंने बात किया। अब मैं बात कर रहा हूँ 1,4, मेरे पास एक सिस्टम ये है,
लेकिन जो यहाँ पे मिथाइलिन कार्बन है, मिथाइलिन कार्बन की वजह से क्या यहाँ पे कंप्लीटली कंजुगेशन नहीं होगा। ये कैसा है, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे CH2 कार्बन है उसमें वहाँ पे कंप्लीटली कंजुगेशन नहीं होगा मॉलिक्यूल्स में, और जो ये सिस्टम होगा ये लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कंजुगेटेड सिस्टम। सो वी कैन से दैट the conjugated system has conjugated system impart extra stability due to delocalization of pi electron density or all the carbon atom, but isolated system have less stability because there is not complete delocalization of pi electron density or all the carbon atom. ओके एक तो हम ये बात करें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सो आई थिंक आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास कंजुगेशन हो रहा है वहाँ पे जो सिस्टम है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है, और जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है कंजुगेशन की वजह से। ये हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन में भी टॉपिक कवर होता है। सो इसके बाद हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की, कि जो हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है उसमें रेजोनेंस एनर्जी का किस तरह से है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी के हम कह सकते हैं या जो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। मैं रेजोनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो रेजोनेंस थ्योरी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, रेजोनेंस थ्योरी में जैसे मेरे पास 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है, इसमें रेजोनेंस होता है इस तरह से, इधर इधर। सो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ओके ये CH2 पे कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव कर रही है नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे मॉलिक्यूल पे आ जाएगा। ओके ये हो गया। ये इस तरह से भी हो सकता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। सो मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड वन। मेरे पास ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके नंबर ऑफ कार्बन एटम आप सभी को पता है किस तरह से होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। okay so on the basis of their resonating structure the C1 C2 and C3 C4 have double bond character, double bond, and C2 C3 also have double bond character। कि जो C1 C2 या C3 C4 है उनके बीच में तो डबल बॉन्ड का है या कंप्लीटली, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C2 C3 आल्सो हैव डबल बॉन्ड। C2 C3 के बीच में भी क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और C1 C2 C3 C4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे C2 C3 के बीच में भी वहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सो अगर मैं बात करता हूँ कि जो C1 C2 एंड C3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है
जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, और जो हमारे पास एल्कीन सिस्टम में डबल बॉन्ड है जहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, C1 C2 C3 C4, क्योंकि C1 C2 C3 C4 में क्या है कि सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी है, डबल बॉन्ड के साथ साथ इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी है। सो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है। सो जो एक्चुअल में हमारे पास डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। सो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी है। दिस वन आल्सो है सिंगल बॉन्ड करैक्टर आल्सो, नॉट कंप्लीटली डबल बॉन्ड, कभी डबल है कभी सिंगल है। सो जो इसकी C1 C2 एंड C3 C4 की जो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, और जो हमारे पास एक कंप्लीटली आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होता है उससे वो क्या मिलेगी, हमें ज़्यादा मिलेगी। सो इसका जो वो होती है 140 पिकोमीटर कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी होता है। सेम जो C2 C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओके, जो C2 C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड करैक्टर भी है। सो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, सिंगल बॉन्ड से कम होगी। सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड कहाँ पे होता है, इथेन में, और जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी 146 पिकोमीटर। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस को क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअल में रेजोनेंस है भी नहीं, सो हम बॉन्ड लेंथ को कोरिलेट करेंगे कि अगर यहाँ पे इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो मीन्स जो C1 C2 और जो C3 C4 के बीच में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी है। सेम अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो C2 C3 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है और उसमें कभी डबल बॉन्ड करैक्टर भी है, सिंगल भी है डबल भी है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से कम होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर और इसकी बॉन्ड लेंथ आ रही है 146 पिकोमीटर, क्योंकि यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर भी है सिंगल के साथ साथ। सो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल थ्योरी कह सकते हैं, और हमें रेजोनेंस थ्योरी हमने दोनों से उसको एक्सप्लेन किया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आसान टॉपिक है, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।